चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 एंड हमारा लास्ट चैप्टर है बिजनेस लॉस का। ठीक हो गया? तो लिहाजा बेटा ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। छोटा सा एक 1.5 पेज का है और उसके बाद फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो है वो टेस्ट स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा टेस्ट होगा। एक दिन आपने लेक्चर देख के रिवीजन करनी है, अगले दिन हमारा उस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो हम 4 से 5 या 6 टेस्ट तक भी इंशाल्लाह हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पोर्शन के करेंगे और इसी तरह हम फेब के एंड तक हम अपना एक मॉक जो है वो भी कर लेंगे। तो साथ साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन भी हो जाएगी और साथ में हमारा टेस्ट भी जो है वो इसके पास्ट पेपर के कंप्लीट हो जाएंगे। तो लिहाजा बेटा ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लिहाजा आपने ज़्यादा टाइम लगाना किस पे है? अपने पास्ट पेपर इसके कवर करने हैं। और पास्ट पेपर कहाँ पे है? मेजॉरिटी जो है वो बुक की एग्जाम्पल्स में मौजूद है। और अगर आपको चाहिए भी सही तो आप मुझे कह देते हैं, मैं आपको सारे पास्ट पेपर जो है विद आंसर सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक हो गया? तो लिहाजा आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 और ये डील करता है एजेंट को। एजेंसी का रिलेशनशिप हमें काफ़ी हद तक पता है, हम पार्टनरशिप के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बेटा पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि तमाम पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं और तमाम पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी होती है। तो लिहाजा हमें पता चला कि जो पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं, पार्टनर और एजेंट और प्रिंसिपल के भी वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं। तो लिहाजा ये चैप्टर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, चीज़ें डुप्लीकेट थी एजेंसी वाले चैप्टर में भी और पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी। अब इसमें से काफ़ी कुछ रिमूव कर दिया गया है, जस्ट बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमने आज अंडरस्टैंड करने हैं। तो लिहाजा बेटा एजेंट होता क्या है? एजेंट एक ऐसा शख्स होता है जिसको कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉय करता है अपने बिहाफ के ऊपर कोई काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप किसी एजेंट को हायर करते हो, जी मुझे गाड़ी ढूंढ के दो, मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो वो आपके लिए गाड़ी जो है वो खरीद के आपको देता है, तो वो आपका एजेंट है। तो लिहाजा एजेंट एक ऐसा शख्स होता है जो तमाम काम प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा होता है और उसके तमाम कामों के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, जो वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए कर रहा होता है। तो लिहाजा बेटा बेसिकली 3 तरह के यहाँ पे रिलेशनशिप मौजूद होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है, इसके साथ इसका एजेंट के साथ रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल क्या करता है? एजेंट अपॉइंट करता है। एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होता है। मतलब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट थर्ड पार्टी के साथ कंट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये कंट्रैक्ट थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान होगा, एजेंट के दरमियान नहीं होगा। अब पहला क्वेश्चन कि भैया इसको सेपरेट क्यों किया गया? तो भैया सेपरेट इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मिसिंग हो सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इसके अंदर कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन भी एजेंसी हो सकती है, कोई शख्स विदाउट कंसिडरेशन भी आपका एजेंट हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 बेटा एजेंसी के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बंदा जो है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। एजेंट कोई भी हो सकता है क्योंकि वो पर्सनली लायबल नहीं होता। एंड नंबर डी, ये 3 पे ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होता है, 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है, ट्राई पार्टी रिलेशनशिप होता है। हालांकि नॉर्मली हमने देखा कि सिर्फ प्रोमिसर और प्रोमिस होते हैं, थर्ड पार्टी वहां पे कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो परफॉर्म कर सकती है ना डिमांड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को, लेकिन बहरहाल थर्ड पार्टी वहां पे मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन वो विद कंसेंट कर सकता होता है। जबकि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो एजेंट है, इसका रोल जस्ट इतना है, ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी भी थर्ड पार्टी के साथ एजेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में होगा। एजेंट का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर एन अदर और टू रिप्रेजेंट एन अदर इन अ डीलिंग विद थर्ड पर्संस। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन है? जिसके लिए काम किया जा रहा हो, काम करने वाले को क्या कहा जाता है? एजेंट कहा जाता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल, एजेंट एंड थर्ड पार्टी। निगोशिएशन एजेंट करता है थर्ड पार्टी के साथ, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का आपस में होता है। कौन बंदा एजेंट रख सकता है? कोई भी शख्स जो एज ऑफ मेजॉरिटी का हो और साउंड माइंड हो, मतलब कि भैया कोई भी जो कंपिटेंट शख्स होता है वो एजेंट रख सकता है। साउंड माइंड हो, एज ऑफ मेजॉरिटी हो, इंसॉल्वेंट ना हो, वो अपना एजेंट हायर कर सकता है। एजेंट हो कौन सकता है? तो बेटा कोई भी शख्स एजेंट हो सकता है, वो चाहे माइनर हो चाहे इनकम्पिटेंट हो, वो कोई भी हो सकता है। क्यों? एजेंट पर्सनली लायबल होता ही नहीं है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा होता है। तो लिहाजा अगर कोई प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड को या माइनर को अपना एजेंट बना भी देता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल के साथ ही होना है, तो वो तो पर्सनली लायबल ही नहीं होता। लिहाजा एजेंट कोई भी शख्स हो सकता है। एंड एजेंसी के रिलेशनशिप में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक एसेंशियल मिस हो सकता है एजेंसी के अंदर। अब बेटा देखो, एजेंसी का जो रिलेशनशिप है बेसिकली इसके अंदर 2 प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 तो ये होता है कि भाई देखो, एक शख्स कह सकता है कि जी मैं फलाने बंदे का एजेंट हूं और हो सकता है कि वो उसका एजेंट ना हो।
क्यों? कंफर्म करना बड़ा मुश्किल है। दूसरे मसला ये आ सकता है कि एक शख्स एजेंट हो लेकिन उसकी अथॉरिटी ना हो एक काम करने की, वो फिर भी काम कर जाए, तो थर्ड पार्टी को तो चूना लग गया ना। ये बात की बात है कि प्रिंसिपल लायबल है या नहीं है। तो लिहाजा एजेंसी के केस में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है एजेंट के साथ ट्रांजैक्शन करते वक्त कि भैया क्या वो ऑथोराइज है वो काम करने के लिए या नहीं है, एंड नंबर वन क्या वो एजेंट भी है या नहीं है। तो बेसिकली ये दो इश्यूज जो है वो सामने आते हैं एजेंट के केस के अंदर, एजेंसी के केस के अंदर। तो यहाँ पे दो तीन तरह की अथॉरिटीज होती हैं। अब क्यों ये केस दोनों मसले अथॉरिटी के आ रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को हमेशा क्योंकि प्रिंसिपल ने लायबल होना है, तो लिहाजा एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है बेटा? जो प्रिंसिपल एक्सप्रेसली इन रिटर्न या वर्ड स्पोकन जो है वो एजेंट को देता है। कि मिसाल के तौर पे मैं एक एजेंट को कहता हूं कि तुम मेरे बिहाफ पे ये वाली गाड़ी खरीद लो, मैं इसके पेमेंट कर दूंगा, तो ये एक एक्सप्रेस अथॉरिटी है। ठीक है। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या होती है बेटा? जो बाय लॉ उसको दी जाती है सरकमस्टांसिस के बिहाफ पे। मिसाल के तौर पे इमरजेंसी के केस के अंदर एक एजेंट के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी हो जाती है कि वो अपने प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है। तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी होती है। द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी इंप्लाइड, एन अथॉरिटी इज सेड टू बी इंप्लाइड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, and things spoken or written or the ordinary course of dealing may be accounted for circumstances of the case। तो भैया ये वो अथॉरिटी होती है जो नॉर्मली हालात और वाकयात के मुताबिक एक शख्स के ऊपर इंप्लॉय हो जाती है। क्या एजेंट की अथॉरिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है? वो कहते हैं एन एजेंट हैव एन अथॉरिटी टू डू एक्ट, हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल एक्ट विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सच एक्ट। भाई किस हद तक अथॉरिटी होती है एक एजेंट के पास? मैंने अगर एक एजेंट को कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे ये गाड़ी खरीदो, तो उसके पास तमाम वो काम करने की अथॉरिटी है जो इस गाड़ी को खरीदने के लिए जरूरी है। मतलब एग्रीमेंट वगैरह करवाना, उस शख्स के साथ डील करना, गाड़ी उससे रिसीव करना, गाड़ी को चेक करना, कंफर्म करना, उसकी पोजेशन लेना, मुझे डिलीवर करना, तो उससे रिलेटेड तमाम काम जो है वो एजेंट कर सकता है। इसी तरह अगर कोई एजेंट किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए रखा जाता है, मिसाल के तौर पे हम शॉप के ऊपर जो है वो कैशियर या मैनेजर रखते हैं, तो उसके पास तमाम वो अथॉरिटी होती है काम करने की जो एक शॉप को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होगी। अपेरेंट अथॉरिटी क्या होती है बेटा? जिसको ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कहते हैं। ये वो अथॉरिटी होती है जो हालात और वाकयात को देख के लग रही होती है। मिसाल के तौर पे कि भाई एक शख्स दुकान के ऊपर बैठा है, मालिक नहीं है उसका, लेकिन वो कैशियर है, पैसे ले रहा है। अपेरेंट अथॉरिटी क्या है? कि भाई आप जाते हो, आपको पता चलता है ये इसका मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे चीज खरीदते हो। क्यों? आपको ये देखने से लग रहा होता है कि ये बंदा ऑथोराइज है सेल करने के लिए उससे, क्योंकि ये वहां पे बैठा है, पैसे ले रहा है, नॉर्मली डील भी कर रहा है। तो लिहाजा इस अथॉरिटी को कहा जाता है अपेरेंट अथॉरिटी, जिसको ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी भी कहा जाता है। द प्रिंसिपल लाइबल टू थर्ड पार्टी व्हेन थर्ड पार्टी हैज रीजनेबल रीजन बिलीव टू have reasonable reasons to believe that the agent has authority to act on behalf of the principal even though it might not the actual case। कि भाई एक शख्स अगर दुकान के ऊपर बैठा है, वो कैशियर है और वो मैनेजर है उस शॉप का, तो हम ये हमें नजर आ सकता है या हम इस चीज के ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि तमाम काम ये इस शॉप से रिलेटेड कर सकता है, तमाम डिसीजन ले सकता है। मिसाल के तौर पे ये सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल रिटर्न कर सकता है, आपको इनवाइस दे सकता है, आप उसको कंप्लेन कर सकते हो सकता है कि एक्चुअली ये वाली उसके पास अथॉरिटी ना हो, लेकिन हालात से तो यही लग रहा है। तो लिहाजा इस सूरत में भी प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। और इमरजेंसी के केस में किसी भी एजेंट के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है कि वो तमाम वो एक्ट करे जो कि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, जिस तरह कि हमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा। मिसाल के तौर पे भाई आप जो है वो किसी ब्रांच के मैनेजर है, मतलब आपका जो ऑनर है, प्रिंसिपल है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी कई ब्रांचेज हैं, आप उसके मैनेजर हैं। आपके पास ये तो अथॉरिटी है कि आप सारा बिजनेस डील करो, ये अथॉरिटी नहीं है कि सामान दुकान में से निकाल के कहीं पर्सनल जगह पे शिफ्ट करो। लेकिन वेयर हाउस में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है, तो अब आपके पास अथॉरिटी आ जाती है, अनलिमिटेड अथॉरिटी आ जाती है कि आप अपने प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो सामान हटा के आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हो। इस दौरान अगर आपका कोई खर्चा वगैरह होता है तो वो भी आप कंपनसेट कर सकते हो। और इस दौरान अगर कोई लॉस या डैमेजेस हो जाती हैं चीज़ों का ड्यूरिंग ट्रांसफर वगैरह, तो वो भी आप लायबल नहीं होगे पे करने के लिए, उसके लिए भी प्रिंसिपल लायबल होगा। तो लिहाजा एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, अपेरेंट एंड अथॉरिटी इन इमरजेंसी। ये तीन चार चीजें जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं। दो पेजेस हैं इसके, इनको रटा मार लें बेटा।
साथ में केस स्टडी इसमें से बन सकता है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आना है एजेंसी में से। वैसे ही 5-7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली देता होता था, लेकिन अब क्योंकि शॉर्ट हो गया तो हम इतना रख सकते हैं कि एक आधा एमसीक्यूज और एक 4-1 नंबर का क्वेश्चन बहरहाल वो इसमें से आपसे पूछेगा। तो ये हमारा बिजनेस लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो गया। साथ में हमारी रिवीजन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। और हमारे टेस्ट जो हैं वो अदर बिजनेस लॉज वगैरह प्लस चैप्टर 1 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा मिड टर्म भी हो चुका है। तो अब हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रह गया है जिसका हमने टेस्ट करना है। तो आज के बाद कल से इंशाल्लाह कल आपका चैप्टर, कल नहीं परसों, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। इसी तरह एक दिन छोड़ के 2-2 चैप्टर्स के हमारे टेस्ट हुआ करेंगे। एक दिन में आपने उसके लेक्चर देखने होंगे, छोटे-छोटे लेक्चर हैं, छोटे-छोटे चैप्टर हैं। डेली का अगर आप 1 घंटा भी लॉ को दे देते हैं तो बेटा आप इसमें से आसानी से पास कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत शॉर्ट सा सिलेबस है, आसान सा सिलेबस है, जस्ट आपको थोड़ा-सा दिमाग खोल के इसकी तैयारी करनी है। तो रिमेनिंग हमारे पास जितने भी 10-12 दिन रहते हैं इसके अंदर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टेस्ट कर रहे हैं। साथ में हम अपनी एग्जाम फोकस क्लासेस रखेंगे। इसी तरह हमारी जो है वो कुछ एग्जाम टेक्निक के हवाले से भी इंशाल्लाह क्लास होगी, जिसके अंदर हम आपको पेपर सॉल्व करने के बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। तो तमाम क्लासेस मस्ट अटेंड करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इनसे। ठीक हो गया बच्चा? ठीक है बच्चे? चलो जी, गुड हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अब अगली क्लासेस के अंदर जो हमारी एग्जाम फोकस्ड क्लासेस होंगी। तब तक हमारे टेस्ट भी होते रहेंगे, टेस्ट डिस्कशन क्लास भी होती रहेगी साथ साथ। जब भी मैं महसूस करूंगा कि यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं एक क्लास भी इंशाल्लाह अरेंज कर लिया करूँगा। ठीक है बेटा? तो अपनी तैयारी पूरी रखें, मेहनत करें, फटे चुक के रख दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे बच्चा, कामयाबियाँ दे बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।